नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग यूपीपीसीएस जीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। 1 घंटे में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस होगा। एकदम रैपिड फायर राउंड है, आराम से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हम करवाने वाले हैं। 8-10 वीडियो की सीरीज होगी और इसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका पॉलिटी का, ठीक है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, ये एक्ट कुछ दिए हुए हैं जिनको कि आपको काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहला है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम, दूसरा पार्टनरशिप एक्ट साझेदारी अधिनियम, तीसरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम और चौथा है कंपनीज एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो 1930 में आया। पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये 1932 में आया था और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो 1872 में आया था और ये जो आपका एक्ट है कंपनीज एक्ट, ये 2013 में आया था। तो अब आप सजा सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है 3124 ये राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन है आपका 1972, 76, 81 और 86, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहले तो आंसर बता दूं, 1986 होना चाहिए, ठीक है। 1972 में आपका आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आया था 1972 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो आपका ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बाद आया था। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि एक गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये कब हुआ था तो 2 दिसंबर को हुआ था। कब? 1986 में, 1986 में हुआ था और इसी के बाद ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। अब हम लोग यदि बात करें तो ये जितने भी एक्ट्स आए हैं वो यूएन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, जो कि हुआ था आपका स्टॉकहोम में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा ये आपका कॉन्फ्रेंस था, स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था और उसी के बाद ये सारे एक्ट्स भारत में लाए गए थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन पर जो एक्ट आया था वो आपका आया था 1974 में और एयर पॉल्यूशन पर जो एक्ट आया था, एयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट आया था वो 1981 में आया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मैं बताता चलूंगा और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1986 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। तो इसमें कौन करते हैं प्रतिनिधित्व? मुख्यमंत्री करते हैं, चीफ मिनिस्टर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में 19 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी करके और इसमें गवर्निंग काउंसिल में चेंज किया गया था, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था, पुनर्गठन इसका किया गया था। ये आपको याद रखना चाहिए करंट अफेयर्स के लिहाज से। इसके बाद देखें तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमारे देश के पीएम होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी चेयरमैन है। वाइस चांसलर कौन है, मतलब कि आपका जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? तो राजीव कुमार है, ठीक है, राजीव कुमार है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये नीति आयोग आया कब था? 1 जनवरी 2015 को आया था, ठीक है, 2015 को आया था और प्लानिंग कमीशन के जगह पर आया था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको याद रखने चाहिए। आगे देख लेते हैं। यहां पर मैंने चीफ मिनिस्टर आंसर बताया था जो कि सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ उससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं जिसको आपको मिलाना है, मैच करना है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये है आपका पहला जो पॉइंट है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि एड हॉक जजेज जो होते हैं। एड हॉक जजेज क्या होते हैं? सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा बता दूं। एड हॉक जजेज जो होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है तो हाई कोर्ट के कुछ जजेज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना करके बुलाया जाता है, यही होता है एड हॉक जजेज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके बाद है आपका संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल, ठीक है, ड्यूरेशन जो होता है।
हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्स का, उसके बाद है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे कि विशेष संबोधन कब होता है। अनुच्छेद जो है आपका 127, 93, 83 और 88, तो इसको आपको मेल करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर सही क्या है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का दोनों सदनों का विशेष संबोधन। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है वो 88 में है, 88 में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलन कौन सा नहीं है ये आपको चुनना था। ठीक है, कौन सा मैच नहीं करता है ये आपको चुनना था, और इसमें आपने देखा कि 88 नहीं है, ये जो है आपका आर्टिकल 87 में आता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर कर दिया और क्वेश्चन जो है आपका ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 88 में नहीं 87 में आता है। ठीक है, और ये जो है आपका 127 में दिया हुआ है कि आपको मैंने एड हॉक जजेस के बारे में बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा होता है तो हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बना करके बुलाया जाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस के द्वारा, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर रिलेटेड विद। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको दो चीजों के बारे में समझना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ एक आपका अनुच्छेद है, और एक अनुच्छेद है जो अन्य ट्रिब्यूनल जो होते हैं, जो अदर ट्रिब्यूनल्स है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 322, 323, 323A और 323B, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको चुनना है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 323A, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है वो पब्लिक मैटर्स के लिए होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी अदर मैटर्स होते हैं उनके लिए अन्य ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, और अदर मैटर्स के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं वो आता है आपका आर्टिकल 323B में। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। और अदर मैटर्स क्या हो सकते हैं, तो टैक्सेशन हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, लेबर हो सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री हो सकता है, ये सबसे जुड़ा हुआ जो ट्रिब्यूनल है वो अदर ट्रिब्यूनल्स में आता है। और ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, ये दोनों जितने भी मैंने ट्रिब्यूनल्स बताए आर्टिकल 323A और 323B के तहत, ये टोटल आपका 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके तहत ये आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कौन कौन सा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है और कौन से पार्ट में ये है संविधान के। तो फंडामेंटल ड्यूटी में कौन नहीं आता है, सबसे पहला है आपका टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का आदर करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। और टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द नेचुरल एनवायरमेंट, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर होगा स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। क्यों, क्योंकि ये जो आता है आपका DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 49 के तहत ये आता है आपका कि जो स्मारक है या सार्वजनिक महत्व के स्थानों का जो है संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 14 DPSP के तहत ये आता है, मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है, मतलब हु इज ऑथोराइज्ड, यहाँ पर ऑथोराइज्ड नहीं होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। हु इज ऑथोराइज्ड टू डिसमिस और रिमूव अ मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस व्हाइल ही इज सर्विंग अंडर अ स्टेट। अगर स्टेट के अंदर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का मेंबर काम कर रहा है तो कौन उसको डिसमिस कर सकता है या रिमूव कर सकता है, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार उसको हटा सकती है या फिर डिसमिस कर सकती है। ठीक है, और ये जो है आपका एक चीज और आपको याद रखना चाहिए, सिविल सर्विस सर्वेंट जो होते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के तहत जो काम करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जो काम करते हैं, उनके लिए सेफ गार्ड्स के लिए एक आर्टिकल है 311। ठीक है, 311 आर्टिकल 311 उनके सेफ गार्ड्स की बात करता है। ठीक है, उनको ऐसे ही कोई नहीं हटा सकता है, उनको ऐसे ही कोई भी नहीं हटा सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, कोई क्रिमिनल चार्ज होता है या फिर कोई बहुत ही तगड़ा क्रिमिनल चार्ज होता है, उस पर कार्रवाई करके तब उनको हटाया जा सकता है, ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता किसी पर आरोप लगा करके। ठीक है, तो ये 311 जो है वो उनको सेफगार्ड देती है, केंद्र सरकार उनको हटा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट हो गया, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चारों में से आपको ऑप्शन चुनना है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आसान है, कई बार पूछा गया है, तो आपको याद होगा लोकसभा के स्पीकर इस पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब मनी बिल जो है आपका, ये जो आपका मनी बिल है ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 110 में आता है आपका मनी बिल। ठीक है, अब इसी से जुड़ा होता है फिनांस बिल। फिनांस बिल किसमें आता है, तो 117 में आता है, और 117 में ही आपका जो है इसके बारे में कहा गया है कि सभी जो बिल होते हैं, सभी जो आपके मनी बिल होते हैं वो फिनांस बिल होते हैं, लेकिन सभी जो फिनांस बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते हैं। ये फेवरेट स्टेटमेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि ऑल मनी बिल्स आर फिनांस बिल्स।
ठीक है, ऑल मनी बिल्स आर फिनांस बिल्स बट ऑल फिनांस बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010 में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 2010 टू डीकंट्रोल द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसमें है आपका क्या कौन कौन सा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी समिति किस चीज के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो केलकर विजय समिति जो है वो आपका पीपीपी के लिए बनाई गई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल होता है उस पर बनाई गई थी, ठीक है। अभिजीत सेन समिति जो है वो बनाया गया था फ्यूचर ट्रेडिंग और होलसेल जो होता है, होलसेल या रिटेल प्राइसेस पर एग्री प्रोडक्ट्स जितने भी है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें होलसेल या फिर रिटेल प्राइसेस पर जो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग होगा, भविष्य से जुड़ा हुआ व्यापार होगा, उससे रिलेटेड ये आपका अभिजीत सेन समिति थी, ठीक है। अभिजीत सेन समिति थी कृषि में जो आपका होलसेल या फिर रिटेल प्राइस पर जो आपका ट्रेड होगा उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। सी रंगराजन सब लोग जानते होंगे कि ये जो है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है। तो यहां पर कीर्ति एस पारिक जो है वो राइट आंसर है आपका, ठीक है, जो कि प्राइसेस को डीकंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, ठीक है, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लॉ कमीशन, किसमें है जल्दी से बताइए आप। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, ये जो है आपका पार्लियामेंट में, ठीक है, संसद जो है इसके बारे में कानून बना सकती है, ठीक है। अब है प्रोसीजर टू अपॉइंट जजेज को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर होगा वो किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 124(2) में दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। और क्या याद होना चाहिए कि 2019 में क्या किया गया कि जजेज की संख्या 30 हुआ करती थी, जिसको की बढ़ा करके 33 कर दिया गया, ठीक है। टोटल कितने हो सकते हैं? टोटल जजेज जो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी के कानून के हिसाब से वो 34 हो सकते हैं, और अभी टोटल ट्रिब्यूनल जो है वो टोटल जो संख्या है वो पूरी है, क्योंकि 33 प्लस सीजेआई ये अभी कंप्लीट है, ठीक है। कब हुआ कंप्लीट? 2019 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 34 हो सकता है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन मैच नहीं है। यहां पर जो नहीं शब्द है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, कभी पूछेगा सुमेलित है, कभी पूछेगा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, उसके बाद है आपका इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद, और चौथा है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि 1954, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको चुनना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, 1954 में नहीं हुई थी, ठीक है। 1952 में हुई थी, कब? 6 दिसंबर 1952 को हुई थी। इसके जो मेंबर्स होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में वो कौन कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन होते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर सीएम का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक है। उसके बाद सीएम भी होते हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके सीएम होते हैं, यूटीज जितने भी हैं मतलब यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है उनके आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। और कौन होते हैं? तो नीति आयोग के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका राइट आंसर होगा 1954 नहीं 1952 में स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये सब चीज जो है आपको याद रख लेना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 और इंटर स्टेट काउंसिल 1990, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर नॉट नहीं है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू पंचायती राज, मतलब पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है 9 है या फिर 11 है या फिर 12 है या फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि 11 जो है 11 आपका पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है आपका 12 जो है टोटल 12 अनुसूची तो है ही, तो 12 जो है वो आपका नगर निगम से संबंधित है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। तो शहरों में जो आपका लोकल बॉडी होती है उससे संबंधित है आर्टिकल 12, और जो गांव में लोकल बॉडी होती है स्थानीय निकाय होती है उससे संबंधित है आर्टिकल 11, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 11 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिकल 11 जो है वो कब कैसे जोड़ा गया था? तो 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, ठीक है। कब हुआ था? 1992 में, उसके द्वारा ये अनुसूचित ये शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें कितने आइटम्स है? 29 आइटम्स है 11 शेड्यूल में, ये भी आपको याद होना चाहिए। संविधान का जो आर्टिकल 40 है वो रिलेटेड है ग्राम पंचायत से, जो कि आता है किसके अंतर्गत? डीपीएसपी के तहत आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो कि आपको पंचायती राज से संबंधित जानना जरूरी है। तो इससे रिलेटेड कुछ समितियां हैं जो कि बराबर पूछे जाती हैं। सबसे पहला है आपका बलवंत राव मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राव मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की वकालत की थी, ठीक है। इसके बाद है आपका अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये भी जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और जीवी के राव समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। ये चारों समितियों का नाम आप याद रखिएगा, सब पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका मैंने बता दिया, 11 शेड्यूल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। तो देख लेते हैं, कुछ राज्य दिए हुए हैं और लोकसभा में सीटें कितनी है उस राज्य से, वो दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और गुजरात, और सीटें दी हुई हैं 42, 39, 42 और 26, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में क्यों? क्योंकि बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, 42 नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, 42 नहीं है, ठीक। और यूपी में कितनी सीटें हैं? यूपी का एग्जाम चूंकि आप दे रहे हैं, तो यूपी में कितनी सीटें हैं? 78 सीट्स हैं लोकसभा की, ये आपको याद रखना चाहिए। और विधानसभा की कितनी सीट है? जस्ट अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो कमेंट में लिखिएगा कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं यूपी में, ठीक है। अब यहां पर देखें तो महाराष्ट्र जो है उसका भी जानना जरूरी है, क्योंकि यूपी के बाद महाराष्ट्र का ही स्थान आता है, 48 सीट्स हैं वहां पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पर ध्यान देना जरूरी है, नॉट द मेंबर ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल। बहुत सारे जोनल काउंसिल्स बनाए गए हैं, उनमें कुछ स्टेट्स को शामिल किया गया है हमारे देश में, ताकि उनका जो है प्रबंधन आसानी से हो सके, उनसे जुड़े हुए मुद्दे जितने भी हैं उन पर विचार किया जा सके मीटिंग्स करके, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और नन ऑफ द एबव है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों शामिल है आपका वेस्टर्न जोनल काउंसिल में, राजस्थान नहीं है, ठीक है। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र तो बता ही दिया, साथ में है आपका गोवा, ठीक है, गोवा है, और दमन और दीव है, दमन और दीव जो है आपका यूनियन टेरिटरी, ये भी इसमें शामिल है, और साथ में दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन है। वेस्टर्न छोड़िए, कोई भी जो जोनल काउंसिल होती है, उसमें राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य के सीएम करते हैं, ठीक है। और हर एक साल मतलब कोई ना कोई एक सीएम जो होता है वो अध्यक्षता करता है, ठीक है। वैसे जोनल काउंसिल जो होते हैं वो गृह मंत्री के अंतर्गत होते हैं, होम मिनिस्टर के अंतर्गत होते हैं, लेकिन सीएम को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए हर साल एक सीएम को बुलाया जाता है, और वो चेंज होता रहता है, हर साल कोई ना कोई स्टेट का सीएम बनता है, ठीक है, बारी बारी से। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज कॉमेंट में बताइएगा कि कितने टोटल जोनल काउंसिल्स हैं देश भर में, ठीक है, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जो है वो आर्टिकल 19 में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है आपका 76, 88, 95 और 97, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किस कारण से हुआ था, ठीक। देख लेते हैं। ये जो आपका 76th अमेंडमेंट है, ये जो रिजर्वेशन जो होता है आपका SC ST का या फिर OBC का जो रिजर्वेशन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उससे रिलेटेड ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखें 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये जो है आपका जो शेयरिंग ऑफ टैक्सेज है, टैक्सेस की जो शेयरिंग होती है स्टेट और आपका यूनियन में जो टैक्सेस की शेयरिंग होती है, उसके लिए अल्टरनेट सिस्टम ढूंढने के लिए ये आपका बनाया गया था 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। SC ST का जो आपका लोकसभा या फिर जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है राज्यों की, उसमें जो रिजर्वेशन होता है SC ST का, उससे, और एंग्लो इंडियन का जो आपका रिजर्वेशन या फिर कह सकते हैं कि उनका नॉमिनेशन होता है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है 95th जो है आपका, ठीक है। और इसमें 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची मतलब कि 6th जो आपका शेड्यूल है वो किस किस राज्य पर लागू होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। किस राज्य पर लागू होता है? तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है और नन ऑफ द एबव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो आपका 6th शेड्यूल है, इसमें आपके जो जितने भी स्टेट हैं वो कहाँ के हैं? तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, उन्हीं में से आएंगे। तो गुजरात नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता, कौन हो सकता है? त्रिपुरा हो सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा आप यदि चाहे तो इसमें इसको क्या कहते हैं, वो छांटने वाला जो होता है ना, उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इसको बना सकते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होगा तो आपका त्रिपुरा ही हो सकता है, गुजरात और छत्तीसगढ़ तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के हैं
आपका असम है, ठीक है, असम है इसमें। इसके बाद है आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय है। उसके बाद है आपका मिजोरम, मिजोरम और एक आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इसको आप एक उससे याद रखते हैं, एक आप ममता, ममता करके एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, उससे आप याद रख सकते हैं। हिंदी में यदि हम लोग लिख लेते हैं ममता, ममता, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एम से आपका हो गया मेघालय, एम से हो गया मिजोरम, टी से हो गया त्रिपुरा और ए से हो गया असम, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें जो है आपका मणिपुर तो नहीं है, तो म से तो मणिपुर भी आता है। तो एक काम करिए, ममता में सब क्या है, म पर कोई भी आपका आकार नहीं है या फिर एकले नहीं है, कोई भी आपका वो नहीं है, ठीक है। तो मणिपुर में भी कोई नहीं है, तो आप इसको विपरीत कर दीजिए कि जिसमें आपका लगाया हुआ है कुछ आकार, इकार वगैरह लगाया हुआ है, केवल वही होगा, जो सीधा सिंपल है वो नहीं होगा, ठीक है। तो मिजोरम और मेघालय होगा, मणिपुर नहीं होगा, और बाकी तो आपका टी ए से त्रिपुरा और असम हो ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब याद रखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर के, नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय में किस किस राज्य के केसेस की सुनवाई होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, और असम, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता पाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट बता दूं, तो इसमें जो है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एस्टैब्लिश कब हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1948 में, ठीक है, 1948 में हुआ था। और पहले इसको असम हाईकोर्ट कहा जाता था, बाद में इसको गुवाहाटी हाईकोर्ट कहा जाने लगा। और अभी जो इसके सीजेआई हैं वो हैं एन कोटेश्वर सिंह, एन कोटेश्वर सिंह, इसके अभी आज के डेट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस, वो है एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर ए, ठीक है। तो इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, जीवी मावलंकर और गुरुदयाल ढिल्लन, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा जीवी मावलंकर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। जीवी का फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। और ये कब से कब तक रहे थे, 1952 से लेकर 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ये जो है आपका यहाँ पर 9 छूट गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, स्पेशल स्टेटस देता है। नीचे हुए दिए हुए राज्यों में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, 371 में कौन मेंशन नहीं है। आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट इज नॉट कवर्ड इन दिस आर्टिकल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो केरल के लिए यहाँ पर कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है 371 में। 370 पहले हुआ करता था जम्मू कश्मीर के लिए, आपको पता ही है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब जो है 371 में महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल फैक्ट कुछ मैं बता देता हूं। आर्टिकल जो है आपका 371 उसमें ए से जे तक कुछ जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें कौन कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, फिर आपका तेलंगाना है, ठीक है। इसके बाद है आपका सिक्किम है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, सिक्किम है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। उसके बाद है आपका गुजरात है, उसके बाद फिर आपका नागालैंड है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद असम है, मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर, और आपका गोवा है और आपका क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक। कौन कौन से हैं 371 में ए टू जे तक, ये मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और जो आपके फैक्ट्स हैं या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में चलते हैं। आंसर यहाँ पर था सी, केरला। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या के कुल कितने सदस्य राज्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसमें 1/6 है, 1/12 है, 1/4 है, 1/3 है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या होना चाहिए, इसमें 4 तरह के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, ठीक है। 4 तरह के लोग होते हैं जो कि यहाँ पर राज्य विधान परिषद के मेंबर्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। तो 1/3 जो होता है वो आपके चुने जाते हैं किनके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। ये आप यहाँ पर आंसर भी मैंने बता दिया। तो 1/3 जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ग्रेजुएट जो स्टेट के हैं जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है, उसके वो चुनते हैं। फिर आपके 1/12 जो है वो टीचर्स चुनते हैं जो कि कम से कम 3 साल से सरकारी नौकरी में है, वो चुनते हैं, ठीक है। और 1/3 जो है आपके वो लोकल बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और आपका जो नगर निगम है उसके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको
टोटल कोरम है, ये आपको याद रखना चाहिए 1/3, 1/12, 1/12 और 1/3। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया 1/3, 1/3 मेंबर जो है वो चुने जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं, रिमेनिंग जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राज्य के जो आपके गवर्नर हैं उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, रेस्ट मेंबर्स जितने भी रिमेनिंग जितने भी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो प्रस्तावना तो सबको याद होना चाहिए यदि आप पॉलिटी पढ़ते हैं। तो लिबर्टी किस किस चीज का है, लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि विचार की स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब कि विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, आर्थिक समानता की बात की गई है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है, लेकिन आपका इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अब किस किस चीज की लिबर्टी की बात की गई है, तो थॉट की बात की गई है, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसके अलावा आपका पूजा और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, पूजा और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है इसमें, ये आपको याद रखना चाहिए। और किस किस चीज की, तो फेथ एंड वर्शिप के लिबर्टी की भी बात की गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक लिबर्टी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन है आपका 243 के, 243 बी, 243 ई और 243 एफ, ठीक है। तो ये इसमें जो है 243 में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। यदि हम लोग बात करें 243 बी की, तो यह बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत का जो संगठन होगा वो क्या होगा, ग्राम सभा इत्यादि जितने भी हैं उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 243 बी, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 243 ई जो है वो बात करता है ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा पंचायत का, और पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। इसके बाद एफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, अयोग्यता की बात करता है कि किस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 243 के, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। जनरली ये जो है आपका पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से होगा उसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 243 के में, तो इसी के तहत आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है, 243 के, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित, अच्छा एक आप ऑप्शन बताइएगा, आप कमेंट में बताइएगा कि जो आपका निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसका जो गठन किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधानों के अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है। Which of the following articles of Indian Constitution empowers the President of India to grant pardon? पार्डन देने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 68, 70, 72 और 73, 68, 70, 72 और 73, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल कौन कौन सा आर्टिकल किस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आर्टिकल 68 जो है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे उनके इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, कि जैसे ही इनका टर्म पूरा होने वाला हो उससे पहले आपका इलेक्शन करा लेना है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। आर्टिकल 70 की यदि हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट जो है वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 70। आर्टिकल 73 की बात करें, आर्टिकल 73 जो है वो आपका यूनियन का जो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है उससे रिलेटेड है, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 73। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 72 हो जाएगा, जो कि पार्डन ग्रांट करने की बात करता है। अब प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 52 से लेकर 62 तक है, ये जो है आपका आर्टिकल 72, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश जो है वो किसके नियंत्रण में काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन बोथ जजेज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि जिलाधीश जो है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल, लॉ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राज्य के विधि मंत्री, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के। तो यहाँ पर स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आपका हाई कोर्ट काम करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट के अंदर में आपके जो डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेज हैं वो काम करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में ये लोग काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंक्लूड किया गया, कब ऐड किया गया, 2001, 2002, 2003 और 2004 कब किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर आर्टिकल 233 जो है, आर्टिकल 233 जो है वो रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस के अपॉइंटमेंट से, ठीक है, तो ये भी आपको याद यहाँ पर रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का कर्तव्य जो है वो माँ बाप का है।
ठीक है, उनको निश्चित तौर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड एजुकेशन की बात करता है। और ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस में है, तो भाग 4 क में है, 4A में है। और आर्टिकल इससे रिलेटेड जो है वो है 51A आर्टिकल जो है वो इससे रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। कितने को 10 जो आपके मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद 11वां जो जोड़ा गया वो आपका 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जो कि हुआ था 2002 में, ठीक है। तो 11वां कर्तव्य जो है वो 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 2002 में, इसलिए आंसर क्या होगा, 2002 होगा, आपको याद रखना चाहिए। और स्वर्ण सिंह समिति 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, उसी के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूद सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग टिल विच ईयर द टोटल नंबर ऑफ existing seats in Lok Sabha shall remain unaltered. तो 2041 है, 2031, 2026 एंड 2025 आसान आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। दिया क्या हुआ है कि 2026 के बाद जो पहला आपका सेंसस होगा, 2026 के बाद पहला जो सेंसस होगा उसके आधार पर जो लोकसभा की सीट है उसको अल्टर किया जा सकता है। तो जो आपका सेंसस होता है वो कब होता है, 10-10 साल के अंतराल पर होता है। तो पिछला 2011 में हुआ तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी कोरोना के कारण पेंडिंग हो गया, तो 2021 वाला हो सकता है 2022 में हो, 23 में हो, 2022 में होने की संभावना है। उसके बाद कब होगा, तो होगा कब, 2031 में होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस वर्ष तक लोकसभा में सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, 2031 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 2026 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो लोग 2026 मार सकते हैं, जो कि गलत होगा। यहां पर होगा 2031, क्योंकि आपका जो सेंसस होने वाला है वो 2031 में होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद ही जो आपका है अल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर 2031 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर भी आंसर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, 2026 लिख दिया है, लेकिन 2031 होना चाहिए, ओके। और ये जो आपका है अब तक जो लोकसभा की सीटें हैं वो किस सेंसस के अकॉर्डिंग चल रही है, तो यहां पर जो सेंसस है वो आपको याद रखना चाहिए कि अभी तक जो है वो 1971 का जो सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट है ये कब किया गया था, ये आपका 84th अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया था, ठीक है। 84th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 1971 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा में सीटों की संख्या होगी सभी राज्यों की, और 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर विचार करके और फिर आपका सही उत्तर चुनना है। तो पहला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही और सी टेक्स ओथ। और दूसरा है, राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को दे सकता है अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, 5 साल के लिए आपके रहते हैं जो आपके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है ये यहाँ पर गलत लग रहा है, क्योंकि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनको नहीं देते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 56 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 56 में ये दिया गया है कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो किसको देंगे त्यागपत्र, तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, सीजेआई को नहीं देंगे। तो पहला स्टेटमेंट वहां पर सही था, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत था। अच्छा, यहाँ पर इंपीचमेंट का भी प्रावधान है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो वो दिया गया है आर्टिकल 61 में, इंपीचमेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, इंपीचमेंट किसमें दिया गया है, तो आपका दिया गया है आर्टिकल 61 में, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, 1 और 2 सही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये देखना है। तो कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ प्रावधान दिए गए हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रोमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। इसके बाद है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का संवर्धन, और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 37, 39, 43B और 51 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये सारे जितने भी हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं, आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। डीपीएसपी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कौन सा गलत है, तो 37 जो है आर्टिकल यहाँ पर ये
सोशल ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्रमोशन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपुल के लिए सोशल ऑर्डर जो है उसको सिक्योर करने से रिलेटेड नहीं है। 37 में ये कहा गया है कि डीपीएसपी जो है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, ठीक है। ये आपका है नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। ये कोर्ट जो है वो जबरदस्ती डीपीएसपी लागू करने के लिए नहीं कह सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आंसर मतलब ए जो था वो सुमेलित नहीं था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? Which of the following must be approved by Public Accounts Committee before being submitted to Parliament? पहला है आपका एडिशनल ग्रांट यानी कि अपर अनुदान, दूसरा है एक्सेप्शनल ग्रांट यानी कि अपवाद अनुदान, तीसरा टोकन ग्रांट यानी कि सांकेतिक अनुदान और चौथा है अधिक अनुदान यानी कि एक्सेस ग्रांट, ठीक है। तो ये सारे ग्रांट्स के बारे में आप लोग जब संसद के बारे में पढ़ते हैं या फिर बजट के बारे में पढ़ते हैं तब आप लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं नहीं बताता हूं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट के टाइम पे आपको जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उससे लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में। तो ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में, यानी कि आजादी से पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके तहत? तो इसका जो मेंशन था सबसे पहले इसके बारे में 1999 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था उसमें यह इसको मेंशन किया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका काम क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो काम होता है वो आपका जो सीएजी है उसका जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट होता है, उसको एनालाइज ये करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेंबर्स इसके कितने होते हैं। तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और जो आपके 7 बचे हुए मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर कि 1967 से पहले तक इसके जो अध्यक्ष होते थे वो लोकसभा के स्पीकर होते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। लेकिन 1967 के बाद यह परंपरा बना दी गई कि विपक्ष का जो नेता होगा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा या फिर विपक्ष से कोई मेंबर जो होगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। और सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर कमेंट में बताइएगा कि सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, एक्सेस ग्रांट इसका सही आंसर था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला है आपका केशवानंद भारती, दूसरा बेरुवारी केस, तीसरा सज्जन सिंह केस और चौथा गोलकनाथ केस। ये चारों केसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मेंशन किया जाता है, ठीक है। बेरुवारी केस यदि हम लोग बात करें तो ये हुआ था कब? 1960 में हुआ था, ठीक है। और यह इसके तहत जो है 9th अमेंडमेंट किया गया था, 9th अमेंडमेंट से यह रिलेटेड है, ठीक है। बेरुवारी जो था वो आपका पश्चिम बंगाल का एक एरिया था जिसके साथ पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे पॉलिटी में। नेक्स्ट है आपका, यहां पर बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा गया था, स्टेटमेंट था कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कांट बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका जो बेरुवारी केस है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी केशवानंद भारती में तो बताया ही गया था कि प्रस्तावना जो है उसमें कोई चेंज नहीं किया सकता, ये भाग है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में चुनना है। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर वो आधारित है। कोई जो बेस होता है, किस बेस पर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है वो बताना जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू इंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के विरुद्ध होता है, सरकार के विरुद्ध होता है तो सरकार या फिर जो मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलरली जो है हर एक जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चूंकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जिसमें कि आपके प्रधानमंत्री भी आते हैं तो वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है सरकार के विरुद्ध वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यसभा को उस पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पहला स्टेटमेंट जो है कि इसमें बेसिस बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल के रूप में ही पेश किया जाता है, एक साधारण विधेयक के रूप में ही, जो साधारण प्रस्ताव होता है ऑर्डिनरी जो आपका मोशन होता है उसी के रूप में पेश किया जाता है, इसलिए ग्राउंड बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें ग्राउंड बताना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि जो आपका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके बारे में जो रूल है
संसद का, वो रूल नंबर है 198, ये याद होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका आर्टिकल 75 जो है वो आपका रिलेटेड है। आर्टिकल 75 जो है वो आपका रिलेटेड है कि कॉलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है, और मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति कॉलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 75 में ये कहा गया है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए कम से कम 50 मेंबर जो है लोकसभा के, उनका समर्थन होना आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक न्यायालय जो होता है, ठीक है, उनके बारे में ये कुछ कथन दिए गए हैं, जो फैमिली कोर्ट होते हैं उनके बारे में। तो पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। फैमिली कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, और इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, लॉयर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो जो सबसे पहले जो फैमिली कोर्ट होता है ये किसके डोमेन में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैमिली कोर्ट की स्थापना कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो फैमिली से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट होता है, मतलब कि बच्चों से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट होता है कि बच्चा है या नहीं है, या फिर बच्चों के केयर से रिलेटेड जो मामला होता है वो सब जनरल मामला आता है। तो इसमें रिप्रेजेंट जो है वो लॉयर्स नहीं करते हैं, लॉयर जो है इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आपस में बैठा करके और फिर फैमिली के बीच ही समझौता हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर राज्यसभा में कुछ सीटों के बारे में दिया गया है और कुछ स्टेट्स दिए गए हैं जिनके बारे में छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड। और राज्यसभा में स्थान कितना है, तो 3, 7, 6, 5 ये जो है आपका दिया गया है। तो इसमें से आपको चुनना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। तो इसमें मैच करना है मेनली। तो 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 4 का मतलब छत्तीसगढ़ में जो है आपका 5 है, ठीक है। झारखंड में आपका 6 है, तेलंगाना में आपका 7 है और उत्तराखंड में आपका 3 है, ठीक है। फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, तेलंगाना में 7 है और उत्तराखंड में 3 है, ठीक है। तो ये आपको राज्यसभा की सीट है, किस स्टेट में कितनी है ये याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कॉमेंट में बताइएगा, क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहा है, यूपी में कितनी राज्यसभा की सीट है, ठीक है। लोकसभा की सीटें तो मैंने बता दी थी, आप यूपी में बताइएगा कि कितनी सीटें हैं, ठीक है। चलिए यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता। तो इसका आंसर सबको पता होगा मेरे हिसाब से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसमें जो है आपका कुछ अधिनियम दिए गए हैं जो कि अंग्रेजों के टाइम में लाए गए कुछ एक्ट्स, और कुछ उसके प्रोविजंस दिए गए हैं और उसको मैच करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति और दिया हुआ है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है। यहां पर यदि हम लोग देखें तो आपका जो आपका दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो स्थापित कब किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो स्थापित किया गया था 1784 के तहत, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद है आपका जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले वाला ही क्वेश्चन में पढ़ा हम लोगों ने कि 1773 के एक्ट के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यदि एक या दो भी यदि आपको याद होता तो आसानी से आप बता सकते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी भी आप याद रखिए कि आपका परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज, इंग्लिश मिशनरी को जो परमिशन दिया गया वो 1813 में दिया गया, और आपका जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल ये जो है आपका 1833 में किया गया, ठीक है। तो 2, 1, 3, 4 ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। विच एक्ट ऑफ द फॉलोइंग, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 1861, ठीक है। आर्टिकल 1861 की बात करें तो इसी टाइम में आपका लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके वायसराय थे और उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम जो लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 के एक्ट के बाद ही लाया गया था, ठीक है। और 1861 के एक्ट के तहत ही आपका 3 जो मेंबर्स थे, एक तो आपके बनारस के राजा थे, ठीक है, एक आपके बनारस के राजा थे, दूसरा पटियाला के महाराजा थे, ठीक है, पटियाला के महाराजा थे, और एक थे दिनकर राव, ठीक है, दिनकर राव। उन तीनों को शामिल किया गया था गवर्निंग काउंसिल में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए और 1861 का एक्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए
आगे देख लेते हैं, और पोर्टफोलियो सिस्टम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1909, 1919 और नन ऑफ द एबव। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा होना चाहिए। फेडरल कोर्ट जो है वो स्थापित किया गया था 1937 में। ठीक है, 1937 में स्थापित किया गया था किस एक्ट के द्वारा? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया कि फेडरल कोर्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 1937 में किया गया था, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? मतलब द्वयार्ची जो है वो किस अधिनियम के तहत लाया गया था? सेंट्रल लेवल पर, ये याद रखिएगा, सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर नहीं। ठीक है, तो 1909, 1919, 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको याद रखना चाहिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 1935 का एक्ट। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपको यहां पर दो चीजें याद रखनी है। डोयार्ची जो आपका सेंटर की बात करेगा, सेंटर की बात करेगा तो आपका 1935 होगा। ठीक है, और यदि प्रोविंसेस की बात करेगा, ठीक है, प्रोविंसेस की बात करेगा तो आपका 1919 का एक्ट होगा, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इसमें क्या किया गया? 1935 में क्या किया गया? जो प्रोविंसेस में आपका डोयार्ची था उसको समाप्त कर दिया गया और सेंटर में डोयार्ची लागू कर दिया गया। इसी में आपका 3 प्रकार की सूचियां लाई गई थी, यूनियन लिस्ट, फिर आपका स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये भी जो है आपका 1935 में ही लाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और 1935 का जो एक्ट था उसका प्रियम्बल जो लिया गया था वो भी 1919 के एक्ट से ही लिया गया था। तो 1919 का जो एक्ट है उसका बहुत बड़ा प्रभाव था 1935 के एक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका जो आपका इंडियन लेजिस्लेचर है, विधान पालिका जो है वो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? बाई कैमरल सबसे पहली बार कब बनाई गई? ठीक है, तो इसमें भी आपका 1892, 1909, 1919 और 1935 ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो बाई कैमरल जो है वो बनाया गया कब? 1919 के एक्ट के द्वारा बनाया गया, ये सही आंसर होगा। ठीक है, 1919 के द्वारा बनाया गया था बाई कैमरल। ठीक है, और यहीं पर आपका 1990 में ही डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाई कैमरल भी और डायरेक्ट इलेक्शन भी 1919। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ, किसका रेलिक है? 1919, 1935, 1909 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किसका रेलिक है ये आपको जो है याद रखना चाहिए। सबसे पहले बता दें ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है, यहां पर आपको मैं बता दूं कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल आपका जो है वो है आपका 123, जिसमें प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे लेटेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो आपका कृषि कानून लागू किया गया था, कृषि कानून जो लाया गया था वो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। जीएसटी भी जो है वो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था। ठीक है, तो ये सब जो है ऑर्डिनेंस लाने से संबंधित प्रावधान है। और ऑर्डिनेंस के बारे में ये एक फैक्ट और याद रखना चाहिए कि 6 माह के अंदर विद इन 6 मंथ्स इट शुड बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा और वहां से पारित हो जाना चाहिए, वरना ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए। और इसका आंसर जो होगा वो होगा 1935 का एक्ट, क्योंकि उसके तहत वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी और वहीं से ऑर्डिनेंस लिया गया है भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? फेडरल सिस्टम एंड डोयार्ची एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं। डोयार्ची इन सेंटर की बात करें तो आपका आर्टिकल आपका जो एक्ट है 1935 का आ जाएगा। तो फेडरल सिस्टम और 1935 का एक्ट, ये भी आपको। फेडरल सिस्टम का क्या मतलब हो गया? मतलब केंद्र में अलग सरकार और राज्यों प्रांतों में अलग सरकार। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, आपको पहले भी बताया कि केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, प्रांतीय सूची और कंकरेंट लिस्ट ये लाया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल सिस्टम 1935 का एक्ट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन, किस आर्टिकल में ये इंक्लूड किया गया था? 1935, 1940, 1919 और 1946। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये भी भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने की बात किसमें
की गई थी, इसका प्रावधान शामिल किया गया था 1935 के एक्ट में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन वो क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो जो रेसिड्यूअरी पावर था वो किसको दिया गया था? मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हुआ करता था, लेकिन उसके अलावा जो रेसिड्यूअल पावर होता था वो किसमें होता था? गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कह सकते हैं, यहाँ पर वायसराय होना चाहिए लेकिन गवर्नर जनरल दिया हुआ है, तो चलिए गवर्नर जनरल को ही ये अधिकार था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यदि वायसराय हो तो वायसराय मारिएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों हो तब भी वायसराय मारिएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था 1858 के एक्ट के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमेंट में बताइएगा कि पहले वायसराय कौन थे, पहले वायसराय कौन थे ये आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? यहाँ पर नोट पर ध्यान दिएगा। Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in Government of India Act 1935? तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देश के लिए लिखित संविधान, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, विधान मंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एनविसेजिंग स्कीम ऑफ फेडरेशन यानी कि एक संघ की योजना पर विचार और नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1935 के एक्ट में नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो चलिए आंसर आपका पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था? बर्मा का सेपरेशन जो भारत से हुआ था वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था? 1909, 1919, 1935 और 1947। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर भी 1935 का एक्ट होगा। ठीक है, 1935 का एक्ट जो होगा वही आंसर होगा। बर्मा भारत से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था 1935 के एक्ट के द्वारा। आगे देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें किया गया था? द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, किसके द्वारा? साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश कैबिनेट के डेलीगेशन के द्वारा। किस मिशन के द्वारा? तो आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा ये किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, क्रिप्स मिशन आया कब था? क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया था, ये आपको याद रखना चाहिए। और सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सॉरी, क्रिप्स का CRIPPS होना चाहिए स्पेलिंग। ठीक है, तो सर स्टोफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये लाया गया था। आगे देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन था उसके अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज रेशियो ऑफ विच पॉपुलेशन। ये भी आसान क्वेश्चन है, बार बार आप लोग पढ़ते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ठीक है, कहां से चुना गया और कौन चुनता था? तो प्रांत से जो है एक प्रतिनिधि होता था और प्रांतीय सभा जो थी वो चुनती थी संविधान सभा का मेंबर। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति का अनुपात था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946? तो इसमें ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, ये तो रट्टा मार लेते हैं लोग यार, आप लोग भी मारे होंगे। सी राजगोपालाचारी जो थे वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कृषि से एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। आपका जो जगजीवन राम थे वो श्रम मंत्री थे, लेबर से रिलेटेड जो था मिनिस्ट्री वो इनके अंतर्गत था। तो एस राधाकृष्णन जो थे वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एस राधाकृष्णन इस सरकार में नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ठीक है, हाउ वर द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड? डायरेक्टली बाय पीपल, मतलब जनता के द्वारा सीधे। नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा नामांकन। नॉमिनेटेड बाय इंडियन रूलर, मतलब भारतीय शासकों के द्वारा नामांकन। और बाय प्रोविंशियल असेंबली, मतलब प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो इससे पहले जस्ट मैंने बताया कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए थे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार से थे, उन्होंने ऐसा किया था। और कब हुआ था प्रथम बैठक? कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 9 दिसंबर 1946। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी टेम्पोररी आपके थे, टेम्पोररी क्या कहते हैं उसको, टेम्पोररी चेयरमैन थे। ठीक है, टेम्पोररी। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज बड़ा अच्छा है कि सच्चिदानंद सिन्हा हो या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद हो, ये दोनों जो अध्यक्ष थे
वो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। उद्घाटन अधिवेशन 9 दिसंबर को हुआ था, यानी कि प्रथम बैठक, और सच्चिदानंद सिन्हा ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, चेयरमैन वही थे। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? तो प्रथम बैठक जिस दिन हुई उसी दिन स्थापना माना जाएगा, तो 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग सब लोग आराम से दिमाग थोड़ा सा लगा करके जवाब दे सकते हैं। वैसे जो गठन किया गया था वो 6 दिसंबर को किया गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 9 दिसंबर है, तो ये भी सही माना जाएगा, क्योंकि प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो ऑप्शन में दिया हुआ है, दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 और दिसंबर 1951। तो उस समय से लगातार बता रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946, तो दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये भी जो है आपका 9 दिसंबर 1946। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा करके पूछा गया है पहले भी, और यहाँ पर भी इसीलिए आपको अलग अलग तरह से घुमा करके दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप बोर मत होइए, आसानी से पढ़ते रहिए हमारे साथ, ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीटली तैयार कराते हैं आपको, ताकि आपका पॉलिटी में क्वेश्चन छूटे ही ना, पूरी तरह से तैयार हो जाए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। चलिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर भी 9 दिसंबर 1946 एक बार फिर से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22nd of January 1946, 22nd of January 1947, 20th of February 1947 और 26 जुलाई 1946। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22nd of January 1946। ये भी आप लोग बराबर पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। चलिए, रिवीजन कराना हमारा फर्ज है, इसलिए रिवीजन करा रहे हैं, और बार बार पूछा गया है इसलिए आपको बता रहा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मतलब हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये आपको याद रखना चाहिए। और कब किया था? 13 दिसंबर को किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव, इसको कहा जाता है, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन दिए गए हैं, और उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है उसका चयन करना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, मतलब इफेक्ट था या नहीं था, ये पूछ रहा है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया था, और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट आंसर आपको दिख सकता है। यदि उद्देशिका प्रस्ताव था, रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय नेहरू था, और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए था, तो इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये आंसर सही है। प्रियम्बल फुलफिल्स द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, तो ये भी आपका सही है। प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव और एम्स जो है वो तो दिए ही रहते हैं। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। जनता जो होती है उसी के द्वारा आदेशित होता है, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? सीएम होता है। और सीएम डायरेक्टली चुना जाता है क्या? नहीं चुना जाता है। हम लोग तो किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं, है ना। और उनका जो मुखिया होता है वो जाकर के बनता है हमारा सीएम, है ना। तो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, ये आपका गलत है, ठीक है, ओके। अब गलत ये है, तो सही कौन कौन हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के, ये यहाँ पर भारतीय सभा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए संविधान सभा। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हुए थे? तो यहाँ पर टोटल जो है आपको भी पता होगा 11 टोटल हुए थे, ठीक है। ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है, 12 जो है वो दिया हुआ है, लेकिन 11 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा गलत है, ओके, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को लास्ट जो आपका मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का हुआ था। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये तो आप लोग सब लोग रट्टा मारे होंगे, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो आप लोग एकदम जो है याद करके रखे होंगे, 2 years 11 months 18 days, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है, 2 years 11 month और 18 days, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो कौन थे, तो ये भी नाम आप लोगों को पता ही होगा, बी.एन. राव। लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इनका पूरा नाम जो था वो बेनेगल नरसिंह राव था, बेनेगल नरसिंह राव। ये आपका यदि पूछ दिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना चाहिए बी.एन. राव का फुल फॉर्म बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। आगे देख लेते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, फरवरी 11 1948 और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। और इसीलिए इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। 26 जनवरी को तो लागू हुआ था, और क्यों लागू हुआ था? क्योंकि आपका जो 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी पहली बार, ठीक है। तो इस कारण से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर पूर्वी इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी? यहाँ पर पूर्वी इंडिया कंपनी नहीं, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली विद द इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो 1833, 1833, 1853 और 1873 कौन सा होगा? 1813 हो जाएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए। 1833 और 1813 आंसर सही होगा। और 1833 में क्या किया था? पूरा ही व्यापार समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो 1813 जो होगा वो सही आंसर होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी बच्चा भी बता देगा, 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? संविधान सभा के द्वारा होगा। ये आपके प्रियम्बल में भी दिया गया है, ठीक है, कि आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, ठीक है ना। संविधान सभा के द्वारा हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। तो प्रस्तावना याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते थे। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949 और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी प्रियम्बल में दिया हुआ है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन अधिनियमित और आत्मार्पित जो हुआ था और अंगीकृत जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अब दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। और दूसरा है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इट इज नॉन एज एन एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तो है, क्योंकि बहुत सारे संविधान से कुछ चीजें लेकर के और बनाया गया हमारे संविधान को, तो एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और जितनी भी हमारी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करता है देश का संविधान। तो कथन और स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन क्या स्पष्टीकरण आपको सही लग रहा है? रीजन और असर्शन में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आप आसानी से बना सकते थे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ठीक है। Who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? ये जो हो जाएगा महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। ये बराबर आप लोग सुनते होंगे, जो भी आपके कांग्रेस के विरोधी हैं वो बराबर इस स्टेटमेंट का नाम लेते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, तो कांग्रेस को भंग क्यों नहीं किया गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए निश्चित तौर पर। आगे देख लेते हैं, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुआ था, और स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी तो अब कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, उनका यही मतलब था, क्योंकि वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है? In their nationalist reaction, the founding fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interests and emotions. किसका व्यू है ये? तो ये जो है आपका आइवर जेनिंग्स का व्यू है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स इज द राइट आंसर, आपको याद रखना चाहिए। ये कथन याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं, आइवर जेनिंग्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत सारे समितियां बनाई गई थी, बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल दिया हुआ है ऑप्शन में। तो सरदार पटेल जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिफायर ऑफ द इंडिया कहा जाता है सरदार पटेल को, और सभी प्रांतों को उन्होंने ही शामिल करवाया था आजादी के बाद भारत में, ठीक है। तो सरदार पटेल जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद होना चाहिए। और संघ संविधान समिति जो था, जो आपका यूनियन
लिस्ट यूनियन जो कमेटी था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये तो सबको पता होगा, बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, और इसीलिए उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बाबा साहेब रामजी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान के प्रारूप समिति में बहुत सारे सदस्य थे, उनमें कौन कौन शामिल थे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। इनमें से आपको चुनना है कि कौन जो थे वो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे आपका, यहां पर ये भी देख सकते हैं कि सरदार पटेल भी नहीं थे। ठीक है, और कौन कौन थे? तो यहाँ पर दो ऑप्शन बचता है, एन गोपालास्वामी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये दोनों जो थे वो थे। तो 1 और 3 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, सी नंबर। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, सी नंबर। अब कौन कौन से सदस्य थे? ठीक है, तो यहाँ पर के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, ये आपको याद रखना चाहिए, के एम मुंशी थे। उसके बाद आपके मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए नाम जो है। उसके बाद है आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तो मैंने बता ही दिया। गोपाल स्वामी अयंगर, ये तो ऑप्शन नहीं था, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद कौन कौन थे? तो एन मेदना राव। ठीक है, एन मेदना राव थे। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, एन मेदना राव। ओके, उसके बाद है आपका कौन थे? टी कृष्णामाचारी थे, टी कृष्णामाचारी। ठीक है, कृष्णामाचारी। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मेंबर थे। और इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर जी तो थे। अच्छा, यहाँ पर एन मेदना राव ने बी.टी. मिल्लर को आपका रिप्लेस किया था, बी.टी. मिल्लर को रिप्लेस किया था, क्योंकि पर्सनल कारण से उन्होंने प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था। तो उनके जगह पर एन मेदना राव थे आए थे। ठीक है, और टी कृष्णामाचारी ने किसको रिप्लेस किया था ये जरा सा आप कमेंट में लिखिएगा यदि आपने पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति में से कौन सदस्य नहीं था? वही आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसमें कौन कौन से सदस्य नहीं थे ये इसमें पूछ रहा। पिछली बार क्वेश्चन था कि कौन थे और अब पूछ रहा है कि कौन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सारा बता दिया। के एम मुंशी तो थे ही, और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। तो कौन आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ठीक है, कब किया था प्रारूप समिति का गठन, ये आपको याद होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है जरा सा देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमिटी? नेशनल फ्लैग कमिटी के चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आपको याद रखना चाहिए। और ये आजादी के बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। आगे चल देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस संविधान से लिया गया है? जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल का विचार जो है वो कहां से बोरो किया गया है? तो ये बोरो किया गया है यूएसए से। ये एक लिस्ट होती है जो कि आप सब लोगों को पता होगा कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो उसमें यूएसए से भारत का प्रियम्बल लिया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, व्हाइल द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच वन इज सुप्रीम? सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, पार्लियामेंट यानी कि संसद, और रिलीजन यानी कि धर्म। तो धर्म तो होगा नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। संविधान जो है वही सर्वोच्च है ना हमारे देश में, संविधान जो है वही सर्वोच्च है। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो है वो किस देश से ली गई है? तो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो कहां से ली गई है? यूके है, यूएसए है, यूएसएसआर है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। मैं आपको आंसर बताता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस। ठीक है, संकल्पना जो ली गई है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है कहां कहां? तो इंडिया में, यूएसए में, इंडिया एंड यूएसए और यूके। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया यूएसए से ही लिया गया है, तो भारत और यूएसए दोनों में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आंसर एकदम आसान था इसका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किससे है? फेडरल सिस्टम जो है वो किससे लिया गया है? तो कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है और आयरलैंड है। किससे लिया गया भाई? किससे लिया गया? जल्दी से बताइए यदि आपने पढ़ा है। तो कनाडा से ये फेडरल सिस्टम जो है वो लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ठीक है, ये जो लिस्ट है वो कंप्लीट लिस्ट आपको याद होना चाहिए और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। अभी जस्ट हमने देखा कि फेडरल सिस्टम जो है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा ही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से लिया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, अच्छा दो चीजें यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दो चीजें होती है। पहला होता है आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, पहला होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स और दूसरा जो होता है वो होता है आपका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर के मतलब एक देश होता है और उसमें बहुत सारे राज्य होते हैं, लेकिन राज्य जो है वो देश से अलग नहीं हो सकते। जैसे इंडिया में, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन कोई भी स्टेट जो है वो अपनी मर्जी से चाहे तो इंडिया से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो अलग नहीं हो सकते, सेपरेट जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। और इसमें जो है सेपरेट नहीं हो सकते, सबसे पहली बात। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, स्टेट और यूनियन के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या है कि बहुत सारे प्रांत मिलकर के, बहुत सारे प्रोविंसेस मिलकर के और तब एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रांत हैं जो कि मिल करके और एक यूएसए का निर्माण करते हैं। यहां पर एक एग्रीमेंट होता है, यहां पर एक एग्रीमेंट होता है, स्टेट्स और जो आपका यूएसए है वहां पर एक एग्रीमेंट है। अगर चाहे तो कोई भी प्रांत यूएसए से अलग हो सकता है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का हम लोगों ने अंतर देखा। और ये जो लिया गया है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ये जो आपका लिया गया है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना जो आपका कंकरेंट लिस्ट है वो कहां से लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहां से बोरो किया गया है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसएसआर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये आप जरा कमेंट में लिखिएगा कि कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, फिर से वही है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहां से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसएसआर। अब इसमें क्या होगा? आंसर क्या होगा? आयरलैंड होगा। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और यह जो है आपका याद रखना चाहिए कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये भी आपको डीपीएसपी के बारे में याद होना चाहिए। और कहां से कहां तक दिया गया है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक दिया गया है आपका डीपीएसपी, ठीक है। तो ये डीपीएसपी आपको याद रखना चाहिए। और कौन सा भाग है? भाग आपका 4 है, ठीक है, पार्ट 4 में। आगे देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ आयरिश रिपब्लिक, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से सोच करके बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, यानी कि आयरिश रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कुछ कूट दिया गया है और उसको सुमेलित करना है, ठीक है, कोड जो है उसको सुमेलित करना है। पहला है आपका विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कि रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। और समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये किस किस देश के संविधान से लिया गया है? वो आपका लिस्ट 2 में दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि समवर्ती सूची जो है वो कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। तो चौथा का आपका पहला हो जाएगा, है ना। और चौथा का पहला किसमें दिया गया है? मात्र एक ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यदि छांटने वाला यदि रूल लागू करें तो यहाँ पर आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला का है दूसरा, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान से। रिजर्विंग बिल जो है आपका रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये जो है आपका कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। और कंकरेंट लिस्ट जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ कथन है जिसके बारे में दिया गया है। तो भारत का संविधान विशालकाय है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट वन है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 स्टेटमेंट है, अब बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ये तो सही आपको दिख रहा है। दूसरा है द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है वो मुझे राइट दिख रहे हैं, लेकिन पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों में कोई मैच है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ए और मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले देखा कि फंडामेंटल राइट्स का जो है प्रोविजन, वो इनकॉर्पोरेट कहां से किया गया है, एडॉप्ट कहां से किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज का जो आपका प्रोविजन है वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 310, 311, 312 और 313। आंसर क्या हो जाएगा? 312 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 312 हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मैच कौन सा सही नहीं है? तो आपका कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला है आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, यानी कि आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। और लास्ट है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यदि आपने डीपीएसपी पढ़ा है और उसके आर्टिकल्स याद हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछ रहा है। आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है ये आपका दिया गया है आर्टिकल 50 में। ठीक है, आर्टिकल 50 में दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो बाकी सब सही है, यहाँ पर आर्टिकल 48 नहीं, आर्टिकल 50 होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर गलत है। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया? आर्टिकल 48 में दिया गया है स्लॉटर को प्रोहिबिटेड करने का। ठीक है, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने से संबंधित ये है आर्टिकल 48। ठीक है, और इसमें कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनुअल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक वे। ये जो है मॉडर्न साइंटिफिक वे का यूज करना किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर में और जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है उसमें। ठीक है, तो नस्ल सुधार के बारे में भी ये कहता है और जो आपका स्लॉटर है वो नहीं करने के बारे में भी कहता है, जो भी आपके ड्रॉट कैटल है यानी कि दुधारू पशु है। आगे देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है और इसको जो है आपका मैच करना है। तो आर्टिकल 14, 36, 74 और आर्टिकल 368 दिया हुआ है। आर्टिकल्स यदि याद होंगे तो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं आर्टिकल 368 जो है वो आपका किस चीज से रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो 4 का हो जाएगा 1। ठीक है, 4 का हो जाएगा 1। ओके, और यहाँ पर ए बी सी में ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। डी हो जाना चाहिए आंसर 3421। डी में यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, 3421 डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखा लास्ट का तो 1 हो जाएगा, ये कंफर्म है, तो आंसर हम लोगों को मिल गया था। आर्टिकल 14 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? इक्वालिटी से रिलेटेड है, समानता का अधिकार से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर दे दिया है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये गलत टाइप कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 36 और आर्टिकल 74। ठीक है, तो आर्टिकल 36 जो है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, और 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन 3421 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भी कुछ सूची दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और इसमें भी अनुच्छेद दिया गया है और उसके तहत प्रावधान दिया गया है। तो विधानतः नए राज्य को शामिल करना ये दिया गया है और आर्टिकल 14 दिया गया है। समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 2 दिया गया है। उसके बाद गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन और द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल, मतलब राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। और आर्टिकल्स कौन कौन दिए गए हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 2, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 22। तो यहाँ पर सबसे आसान जो आर्टिकल है वो तो आपका दिख रहा है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 में है, तो मतलब बी का एक जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया गया है और वो है बी, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें आसान है, तो पहला का हो जाएगा 2, यानी कि टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ आर्टिकल 2। ठीक है, और फिर आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया आर्टिकल 14। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये हो गया आपका आर्टिकल 22, और लास्ट जो है प्रेसिडेंट जो असेंट देता है बिल को वो आर्टिकल 111। ठीक है, तो ये आप मैच कर सकते हैं आसानी से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर भी सूची दिया गया है, कुछ अनुच्छेद है और उनसे जुड़े प्रावधान है। तो आर्टिकल 54, 75, 155 और 148 दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में है की नियुक्ति, तो अपॉइंटमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट टू द गवर्नर ऑफ स्टेट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कट गया है ये
ये दिक्कत वाली बात है। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप आसानी से मैच कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया आर्टिकल 74, तो 75 भी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 54 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि कहां से कहां तक का जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 55 जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 में दिया गया है CAG के बारे में। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो यहाँ पर आपको आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आसानी से आप मैच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन 1 है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें भी आपका कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, दूसरा फिनांस कमीशन, वित्त आयोग, तीसरा वित्तीय आपात और चौथा अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और अनुच्छेद कौन कौन सा दिया है, 360, 312, 280 और 368 दिया गया है। तो मैंने इससे पहले भी बताया था। तो यहाँ पर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 368 में होना चाहिए, यानी कि पहला का 4 होना चाहिए। और पहला का 4 किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है ना, तो 4312 हो जाना चाहिए। ठीक है, फिनांस कमीशन कौन सा हो जाएगा, 280 हो जाएगा। वित्त यहाँ पर आप देख लेते हैं, वित्तीय आपात ये वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। फिर आपका संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है वो 360 हो जाएगा। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो अनुच्छेद 312 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए सारा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें भी आपका कुछ अनुच्छेद दिया गया है और कुछ आपके प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG। ठीक है, दूसरा है आपका वित्त आयोग, फिनांस कमीशन, तीसरा प्रशासनिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और चौथा है आपका संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल भी दिए गए हैं 315, 280, 148 और 324, 323। तो सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारत का CAG जो है वो आपका आर्टिकल 148 में दिया गया है, CAG 148 हो जाएगा। फिर फिनांस कमीशन जो है वो आपका 280 में हो जाएगा, है ना, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा 323A हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल 315 हो जाएगा। तो आंसर आप आसानी से यहाँ पर चुन सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए 3241 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ आपके प्रावधान दिए गए हैं। 19 आपका अनुच्छेद 76 दिया गया, 76, 148। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल 75(1) दिया गया है और 131 दिया गया है ना। और इसमें क्या क्या दिया गया है, CAG दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर है आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है, भारत का महान्यायवादी दिया गया है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स किया गया है। तो हम लोगों ने देखा है कि आपका 75(1) जो है वो आपका केंद्रीय मंत्रियों से नियुक्ति से संबंधित है। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, आपका जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल 148, है ना। तो बी का 1 हो जाएगा, है ना, बी का 1 हो जाएगा। ये तो आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी में दिया गया है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति दिया गया है, मतलब सी का 4 होना चाहिए। तो सी का 4 दिया गया है बी में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3142। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भी कुछ अनुच्छेद और कुछ प्रावधान है। तो विधि के समक्ष समानता, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आपका दिया गया है। और अनुच्छेद कौन कौन है, अनुच्छेद 42 है, 45 है, 14 है और आपका 41 है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर जो है ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये जो है आपका दिया हुआ है। और कोड यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, इसी में से आपको मैच करना है। ठीक है, आर्टिकल क्या क्या दिए हुए हैं, आपका 42 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और आपका आर्टिकल 41 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 3412 हो जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3412 क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहला जो है आपका विधि के सम्मुख समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 में, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। विधि के सम्मुख समानता क्या होना चाहिए, आपका आर्टिकल 14 होना चाहिए और ये केवल एक ही में दिया हुआ है। तो पहला ही एक भी आपका आर्टिकल पता है, एक या दो पता है, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसको समझाने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है, आप लोग खुद समझदार हैं इसके। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहिए और बताते रहिए कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा यूपीपीएससी में आपके लिए और पूरा पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। तो सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और हमारा प्रयास कैसा लगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।